तो आज हम आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं और हालांकि पिछले 2 हफ्तों में ये कम से कम 40% ठीक है, ये डाउन हो चुका है। और 40% डाउन होने के बाद क्या यहाँ पे कुछ बाइंग पॉइंट आ सकती है कि नहीं आ सकती है? या फिर जिन्होंने बाई कर बैठा है उनका तो ठीक है, पता ही है क्या स्थिति होगी। बट अभी के सिचुएशन में ठीक है, यहाँ पे क्या इसको बाय करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जो बाय करके बैठे हुए हैं उनको होल्ड करना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए, सेल करके निकल जाना चाहिए? वो सब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। हमारा एनालिसिस 3 पैरामीटर्स पे होगा। पहले टेक्निकल करेंगे, फिर फंडामेंटल देखेंगे और उसके बाद एफआईआई, डीआई डेटा क्या कहती है वो जानेंगे और लास्ट में एक कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले इसमें न्यूज़ देख लेते हैं कि इतना ये डाउन हुआ क्यों? ठीक है, तो न्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फिच पुट्स इंडियाज़ आईआईएफएल फाइनेंस ऑन नेगेटिव रेटिंग वॉच। ठीक है, ये कल की बात है, कल का न्यूज़ है, रॉयटर्स ने यहाँ पे किया। 2 दिन पहले आईआईएफएल फाइनेंस नेम्स कंप्लायंस चीफ, ठीक है, कंप्लायंस चीफ का नाम यहाँ पे सामने आया, ठीक है, पोस्ट थी वो। इसके बाद 2 दिन पहले ही इंडियाज़ आईआईएफएल फाइनेंस टू रेज़ अप टू $242 मिलियन वाया शेयर डिबेंचर इश्यूज़। ठीक है, ये सब है। अपने को न्यूज़ जो है वो पहला वाला है, एक बार वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। वैसे आरबीआई जो है, सेबी जो है वो हाथ धो के पड़ी है फाइनेंस पे, मिड कैप भी, स्मॉल कैप भी। और इसमें क्या चल रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे एक बार देखेंगे और समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है इसमें। तो देखिए, फिच जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है, जैसे अपने यहाँ क्रिसिल है, केयर रेटिंग है, वैसे ये भी एक रेटिंग एजेंसी है। और उसने थर्सडे को बताया कि प्लेस इंडियाज आईआईएफएल फाइनेंस बी प्लस लॉन्ग टर्म इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग में रखा है, मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम रेटिंग ऑन नेगेटिव वॉच में इसने रखा है। दिस कम्स आफ्टर द कंट्रीज सेंट्रल बैंक, ठीक है, आरबीआई है जो अपना सेंट्रल बैंक, आरबीआई जो है बार्ड द एनबीएफसी फ्रॉम ऑफरिंग गोल्ड लोन्स अर्लियर दिस मंथ साइटिंग मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स। ठीक है, अब गोल्ड लोन पे ठीक है अभी रोक लगाया गया है। द मूव रिफ्लेक्ट्स अ डाउनसाइड रिस्क to IIFL finance franchise profitability and overall risk profile if regulatory restrictions on new gold-backed lendings are prolonged। ठीक है, इसमें फिच ने यही कहा है कि IIFL और भी डिक्रीज हो सकता है, इसका प्रॉफिट घट सकता है और रिस्क प्रोफाइल इसका बढ़ सकता है अगर गोल्ड लोन पे और ज़्यादा समय तक यहाँ पे रोक लगाया गया तो। द इफेक्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस विल डिपेंड ऑन देयर ड्यूरेशन एंड एनी स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑन द रेस्ट ऑफ द आईआईएफएल फाइनेंस बिजनेस फिश से। ठीक है, बोल रहा है कि और भी जगह में यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। द कंपनीज गोल्ड लोन अंडर मैनेजमेंट स्टूड एट 246.92 बिलियन रुपीज। ठीक है, अराउंड $3 बिलियन जो है 31 दिसंबर तक का है, और जिसका अकाउंट जो है वो 32% है टोटल लोन एसेट्स का। मतलब टोटल लोन एसेट्स जितना भी आया है एफ एल फाइनेंस का, उसमें से गोल्ड लोन कितना है वो है 32%। अब IIFL का क्या कहना है वो देखते हैं। IIFL फाइनेंस सेड ऑन वेडनेसडे इट वुड रेज फंड्स ऑफ अप टू 20 बिलियन रुपीज। ठीक है, 20 बिलियन रुपीज वो रेज करेगा, फंड रेज करेगा टू सोर ऑफ इट्स कैपिटल। ठीक है, अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए, इन एडिशन अप टू 200 मिलियन इन लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर फ्रॉम टॉप स्टेक होल्डर्स इन फेयरफैक्स इंडिया। ठीक है, द कंपनी शेयर हैव टम्बल्ड 38% since the RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेस द रेस्ट्रिक्शंस ऑन मार्च 4 को यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। और द स्टॉक सेटल 3.5% लोअर ऑन थर्सडे। ठीक है, कल की बात बता रहे कि कल जो थर्सडे था वहाँ पे 3.5% के हिसाब से वहाँ पे फॉल हुआ था। बट अगर हम लोग पिछले 2 हफ्तों में IIFL की बात करें तो वो कम से कम कुछ नहीं तो 40% के हिसाब से ये डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे तो जो इन्वेस्टर यहाँ पे रहे होंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उनका तो होश उड़ ही गया होगा, क्योंकि ये 40% का डिक्रीज ये हो गया है और हो सकता है फ्यूचर में और भी डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, पहले टेक्निकल देख लेंगे, फिर फंडामेंटल में आएंगे, फिर FII DI डेटा में चलेंगे। चलिए आइए चलते हैं मंथली में और देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। मंथली में एनालिसिस करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल का कंटेंट अगर आपको यहाँ पे पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, उन सबके साथ शेयर करिए जो शेयर मार्केट से यहाँ पे जुड़े हैं। ठीक है, हाँ, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखिए तो IIFL, ठीक है, इस मंथ मार्च में 37.71% के हिसाब से यहाँ पे इसकी फॉल हुई है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट एरिया जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो एक है
300 के आसपास, और 300 के आसपास होने के बाद एक और 300 टू 395 कहें, या फिर इसको हम लोग 400 भी ले जाते हैं, ठीक है। तो 400 300 टू 400 के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे अपने को दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग टूल की मदद से आपको बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है, फिर वहाँ से डाउन चला गया, फिर डाउन होने के बाद ये अप गया, और अप होने के बाद यहीं पे थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा रुका, और उसके बाद ये फिर से क्या हुआ, ये अप ट्रेंड में गया। बट उसके बाद जैसे आरबीआई का न्यूज़ आया, ठीक है, जैसे गोल्ड लोन पे बैन लगाया, उसके बाद यहाँ पे वो शेयर आईआईएफएल फाइनेंस शेयर अभी जो है कहीं न कहीं यही रेंज में आ चुका है फिर से। यानी कि एक कहा जा सकता है कि न्यूज़ कुछ भी हो, शेयर तो अपना रिटेस्ट ज़ोन में फिर से आ चुका है। तो अगर वीकली सॉरी मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं, तो फिर आपके लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी होगा कि ये जो शेयर है ये 300 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 300 के नीचे अगर ये चला गया तो फिर ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा वहाँ पे डाउन ट्रेंड आ सकता है। बट अगर 300 के नीचे नहीं जा रहा है, और इसी रेंज में, यही ₹100 के रेंज में इधर-उधर घूम रहा है, 300 टू 400 के रेंज में इधर-उधर घूम रहा है, और नेक्स्ट आने वाले कुछ महीनों में अगर कोई भी मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल अगर 400 के ऊपर, ठीक है, ग्रीन कैंडल में क्लोज कर देता है, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये तभी होगा, ये तभी देखना है जब ये 300 से नीचे ना जाए, ठीक है। अगर 300 से नीचे भी जा रहा है, तो वहाँ पे कोई रिजेक्शन पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। रिजेक्शन पैटर्न मैं अपनी कैंडलस्टिक नो द कैंडलस्टिक सीरीज पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब अगर ऐसा होता है, तो फिर वहाँ अपना स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए, वो देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अपना स्टॉप लॉस अगर 400 के ऊपर आ जाता है, किसी भी मंथ में क्लोजिंग ग्रीन कैंडल दे देता है, तो अपना टारगेट जो पहले होना चाहिए, वो आप टारगेट रखेंगे 625 के हिसाब से, और वहाँ पे स्टॉप लॉस जो है, अब आपको स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, तो स्टॉप लॉस 173 काफ़ी लंबे स्टॉप लॉस है, बट ये आपको रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने मंथली टाइम फ्रेम पे बात कर ली है। उसके बाद हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है, कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम का सारा यहाँ पे ड्राइंग इरेज़ करता हूँ, और फिर से यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, और वो दिख रहा है 345, 345, और उसके बाद 406 कहें, या फिर इसको हम लोग 410 कहें, ठीक है। 410 और 345 में यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और पीछे कहीं न कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा कप विद हैंडल भी बना ही था। कप विद हैंडल कहिए, या फिर उसको ट्रायंगल कहिए, ठीक है, कुछ भी कहिए, या फिर उसको फ्लैग कहिए, कुछ भी कहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको इसकी साइकोलॉजी समझना ज़रूरी था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये कैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले मैं कप विद हैंडल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कप का मल्टीपल हैंडल्स यहाँ पे बन चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस जो है, प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है, और वहाँ से रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट होने के बाद ये फिर से एक ठीक है, यहाँ पे एक कप शेप बना देता है, और कप का ही वहाँ से रिजेक्ट होके फिर से वो कप का क्या बना देता है, हैंडल बना देता है। वहाँ पे वो फिर सस्टेन नहीं हो पाता है, फिर से ये कप का दूसरा हैंडल बनाता है, ठीक है। दूसरा हैंडल बनाने के बाद फिर सस्टेन नहीं होता है, फिर नीचे आता है, फिर एक छोटा-सा हैंडल फिर बनाता है, फिर एक छोटा हैंडल बनाता है, फिर उसके बाद ये जो है, ये अप में जाता है। अप में जाने के बाद ये कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म करने के बाद ऑफ कोर्स ये रिटेस्ट करने आया था नीचे, और वहाँ रिटेस्ट करने के बाद ये ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा जो है, इसने अच्छा खासा मूव दिया था, और कितना परसेंट दिया था वो हम लोग एक बार देख लेंगे। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज हम लोग कहें कि रिटेस्ट करने के बाद इसका परसेंटेज कितना था, वो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, तो कहीं न कहीं ये जो है, एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसका परसेंट, इसका ये जो है कहीं न कहीं आपका 53%, ठीक है, 53 का ये 54 55% के हिसाब से जब कप विद हैंडल फॉर्म हुआ था, तो ये दिया था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी ये सेम लेवल पे आ गया है, और अगर यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे 410
को क्लोज करे ग्रीन कैंडल में या फिर कोई रिजेक्शन कैंडल में, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। अभी फिलहाल के लिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाता है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ज़्यादा अगर सेफ रहना है तो फिर मेरे ख्याल से 450 को अगर वो क्रॉस करता है, अगर वो 450 को क्रॉस करता है, तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही अच्छा खासा वहाँ पे पैटर्न बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर वहाँ पे टारगेट भी मैं बता दे रहा हूँ कितना होना चाहिए। तो सबसे पहला टारगेट आपको 550 के हिसाब से यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे लेना चाहिए। अगर उसको वो क्रॉस करके ऊपर निकला है तो फिर आप जो है 650 के हिसाब से आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक बार हम लोग वो भी देख लेंगे कि इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 265 स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस हमने किया है, और वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने के बाद तो स्टॉप लॉस हमारा हो चुका है 265.25 के हिसाब से। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी ड्राइंग मैंने की थी वो हटा देता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं। आपको मतलब ये ठीक है, ये तो मतलब एक हिसाब से तो ये हार्ट अटैक वाली स्थिति यहाँ पे थी, क्योंकि आप देखें तो किस हिसाब से ये गिरा है। ठीक है, ये 5 मार्च 24 को 19.9 यानी लोअर सर्किट लगाया है, 20% यहाँ पे फॉल हुआ है। और उसके बाद थोड़ा सा फिर उसके बाद नीचे 6 मार्च को, ठीक है, पहले 5 मार्च को 20% यहाँ पे गिरा, फिर 6 मार्च को भी ये कितना गिरा, 20% फिर से नीचे गिर गया। ठीक है, ये जो आपको थोड़ी सी लाइन दिख रही नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। यहाँ यहाँ देखिए, ठीक है, ये खुलते ही ये लोअर सर्किट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद बढ़ ही नहीं पाए। फिर नीचे देखिए, ये भी खुलते ही लोअर सर्किट लगा दिया, बढ़ ही नहीं पाया। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे 7 मार्च को 10% के हिसाब से बढ़ा, और उसके बाद 11 मार्च को फिर से ये 7% घटा, और अभी ये घटता ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक बार ये समझना पड़ेगा। अभी हो सकता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैनिक में हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने पोर्टफोलियो यहाँ पे अपना डाइवर्सिफाई करके नहीं रखा है, या फिर रिस्क मैनेज करके आप नहीं चल रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स ये आपको ये बहुत ही ज़्यादा पैनिक देगा। ठीक है, ये नींद चैन सब कुछ छीन लेगा। ठीक है, जो गानों में सुनते थे वो अब यहाँ पे होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वैसे हालांकि मैंने मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बता दिया है, बट डेली टाइम फ्रेम पे अभी क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं। तो वो देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ शो करना चाहता हूँ। हो सकता है आपको वो शो करने से आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन 200 SMA का है। ब्लैक लाइन ठीक है, 200 SMA, सॉरी SMA नहीं, ये EMA का है। ठीक है, 200 EMA का है, और ये 200 EMA से सीधी नीचे गिर चुका है। और बाकी सारे जितने भी मूविंग एवरेज है, 10 EMA के हैं, 21 EMA के हैं, और 50 EMA के, वो क्रॉस करके नीचे आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है, तो हो सकता है शेयर जो है ऊपर बढ़े, तो ऊपर जैसे ही बढ़ेगा, जैसे ही 10 EMA को टच करेगा, हो सकता है फिर से डाउन हो जाए। 20 EMA को टच किया, फिर से डाउन हो जाए। 50 EMA को टच किया, फिर से डाउन हो जाए। और 200 EMA को टच किया, फिर से डाउन हो जाए। तो एक बात तो रिटेस्ट ये करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि बार बार प्राइस ऊपर जाए और फॉल करके फिर से नीचे आ जाए। ठीक है, बाकी देखिए कुछ कहा नहीं जा सकते, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन सकता है। तो अभी यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्सटेंड करके यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे और क्या सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पे मैं जूम करके यहाँ पे देखता हूँ कि और भी क्या सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आपको वही सेम पैटर्न जो वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको यहाँ पे शो किया था, वही पैटर्न अभी यहाँ पे बन रहा है। और मैं डेली टाइम फ्रेम पे तब तक इसको बाई नहीं करूँगा जब तक ये 200 EMA से ऊपर ना आ जाए। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो EMA आपको ब्लैक लाइन यहाँ पे दिख रहा है, उस लाइन के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा, तब तक यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं बन रही है। बेटर होगा कि आप इसको अवॉइड करके चलिए।
वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पे आप वहाँ पे देख सकते हैं, बट अभी के केस में यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कहा क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से भी अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक आपको बता देता हूँ, एनालिसिस यहाँ पे करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर अ, एक ज़ोन देखें तो सपोर्ट ज़ोन और रेजिस्टेंस ज़ोन यहाँ पे दोनों यहाँ पे बना है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस जो है आईआईएफएल फाइनेंस का प्राइस ऊपर गया था, ठीक है। इस प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ऐसे नीचे ऊपर करते करते ये क्या हुआ, इस प्राइस को ब्रेक करता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, जो कि यहाँ पे पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसको ये ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के बाद ये फिर से जाकर वही सेम लेवल पे ये सपोर्ट करता है, ठीक है, जिस लेवल पे ये था। तो सेम लेवल पे ये यहाँ पे सपोर्ट किया, तो रेजिस्टेंस ही अभी क्या बन चुका है, अभी सपोर्ट बना। जब रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बना तो फिर वहाँ से ये बहुत अच्छा खासा ये मूव करता है, ये ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद ये धड़ाम से पूरा एकदम से न्यूज़ के बेसिस पे, आरबीआई के एक्शन के बेसिस पे ये गिर जाता है। तो जैसे ही ये गिरा ये उसके बाद ऊपर ही नहीं जा पाया, यानी कि जो रेजिस्टेंस था और जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बना था वही अब फिर से इसका रेजिस्टेंस बन गया है। तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस हो और इसको उससे बाहर निकलने में वक्त लगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी कोई भी यहाँ पे बाइंग नहीं देखा जा सकता है, और मेरा टू बी सेफ अगर कहें तो फिर 200 ईएमए के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है, भले ही इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्यों ही ना हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तीनों टाइम फ्रेम पे देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इसका फंडामेंटल देखते हैं, और फंडामेंटल देखने के बाद और बाकी कुछ डिस्कस करते हैं। तो आईआईएफएल प्राइस अभी 366 चल रहा है, हाई लो इसलिए 704 और 360 लगा है। मार्केट कैप इसका 13,978 है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं और देखते हैं इसका ट्रेंड ऑफकोर्स ये नेगेटिव में चला गया है 1 ईयर में, और 3 ईयर्स की बात करें तो ऑफकोर्स नेगेटिव डाउन ट्रेंड में आ रहा है। डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मतलब वही आरबीआई के न्यूज़ की वजह से यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा हो सकता है इसको कुछ सपोर्ट यहाँ पे दिख जाए, और आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे कप विद हैंडल भी दिख ही गया होगा, या फिर हेड एंड शोल्डर भी देख सकते हैं इनवर्स वाला। प्रोस में कुछ प्रोस इसका है ही नहीं, कौन सा है कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। पीयर कंपेरिजन अगर करें तो सेक्टर फाइनेंस है और इंडस्ट्री फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है, और इसका कोई भी रैंकिंग नहीं आता है। क्वार्टरली एक बार हम लोग देख लेंगे, चेक कर लेंगे क्वार्टरली में इसका क्या हिसाब किताब है। तो सितंबर 2023 में रेवेन्यू इसका 2476 था, और अभी दिसंबर में 2647 हो चुका है, यानी इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है, वो इंक्रीज़ हुआ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 669 से 714 हो गया, यानी इंक्रीज़ ये भी हुआ है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 684 से 716 ये भी इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट 526 से 545 ये भी इंक्रीज़ हुआ है। तो क्यू बेसिस पे तो अच्छा है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। बट अगर हम लोग दिसंबर में देखें तो दिसंबर में क्या है वो भी देख लेंगे। तो रेवेन्यू जो है 2121 था, और अभी दिसंबर में 2647 हो गया, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 571 से 714 ये भी इंक्रीज़ हुआ है। पीबीटी 555 से 716 अगेन इंक्रीज़। नेट प्रॉफिट 423 से 545 अगेन यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तो एज़ सच यहाँ पे फंडामेंटल के हिसाब से तो वाई ओ वाई बेसिस पे भी और क्यू ओ क्यू बेसिस पे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा है। बट ये है कि आरबीआई ने यहाँ पे डरा दिया है। पीएनएल ठीक है, आप देख लीजिए, हम लोग एफआईआई डीआई डेटा देखते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि वहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो प्रोमोटर्स 24.81 था, और अभी 24.80, यानी 0.01% के हिसाब से डिक्रीज़ है, बहुत ही माइनर सा यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद एफआईआई अगर हम लोग देखें तो 28.31 से 31.27 हो गए हैं, यानी कि जो प्राइस मतलब जो गिर रहा है, ठीक है, हो सकता है वहाँ पे एफआईआई बेनिफिट ले लें, ठीक है। हालांकि ये दिसंबर का ठीक है रिपोर्ट है, तो एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, और अच्छा खासा यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे बढ़ाया है। अराउंड 2% के हिसाब से वो लोग बढ़े हैं, जो 2% से बढ़े हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। डीआईआई की अगर बात करें तो 7.30 से 8.27% के हिसाब से वो लोग बढ़े हैं। डीआई ने भी बढ़ाया, पब्लिक 39.59 से 35.67 ये डिक्रीज हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ फंडामेंटल और एफआईआई डीआईआई के बेसिस पे ही बात करूँ ना, तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक है, हालांकि 40% डाउन है। बट जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो अंडर वैल्यूड स्टॉक ही लेते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। तो बस आरबीआई ठीक है, आरबीआई को थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट करना ज़रूरी है कि उनका क्या एक्शन हो रहा है, और अगर नॉर्मलाइज हो रहा है तो ऑफकोर्स ये एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तभी
जब ये टेक्निकल से अपने को मैच करे, यानी मंथली टाइम फ्रेम पे जिस हिसाब से आपको बताया गया है कि कौन से प्राइस पे आना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे भी वो फॉलो करना पड़ेगा। और अगर डेली देख रहे हैं तो जब तक 200 के ऊपर नहीं आता है, तब तक यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को नज़र नहीं आती है। तो ये था आईआईएफएल का कंप्लीट आईआईएफएल फाइनेंस का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको ये सब एनालिसिस पसंद आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए, मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, यहाँ पे आपका पैसा जो है आप अपने रिस्क पे यहाँ पे लगा रहे हैं। बस इतना ही कहना है कि पोर्टफोलियो को आपको अपनी डाइवर्सिफ़ाई करके चलना पड़ेगा। जिस हिसाब से आईआईएफएल फाइनेंस क्रैश हुआ, या फिर कहें पेटीएम क्रैश हुआ, या फिर कहें जील क्रैश हुआ, उस हिसाब से कोई भी स्टॉक हो सकता है, चाहे उसका फंडामेंटल कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। किसी के टिप्स, रिकमेंडेशन, कॉल्स पे आपको भरोसा नहीं करना है, चाहे वो मैं ही क्यों कभी ना कह दूँ, या फिर कोई और का, ठीक है? तो उन सब पे भरोसा नहीं करना है। यहाँ यहाँ एक ये लर्निंग है, ये एक स्किल है, आपको इसको सीखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।